Hello students, good morning. Today we will discuss limitation of octet rule in chemical bonding and the other topics of chemical bonding. Okay, first of all, limitation of octet rule. First limitation, the incomplete octet of the central atom. In some compounds, the number of electrons surrounding the central atom is less than 8. स्टूडेंट, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो अपने ऑक्टेट में या अपने चारों ओर यानी कि सेंट्रल एटम के चारों ओर 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। यानी कि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि द सेंट्रल एटम्स कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। बट कुछ हमारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। लाइक दैट LiCl, BeH2, BCl3, BF3. Okay, next, odd electrons molecule. In molecules with an odd number of electrons like nitric oxide, nitrogen dioxide, the octet rule is not satisfied for all the atoms. Okay, कुछ कंपाउंड हमारे ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम में ओड इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि जो पेयरिंग में नहीं होता और उनका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं होता, ये भी क्या है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। थर्ड, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड अपार्ट फ्रॉम 3s and 3p ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल्स आल्सो अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ दीज elements there are more than 8 electrons around the central atom. This term as the expanded octet. Okay, कुछ एलिमेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स होती है, और वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स होने की वजह से वे एलिमेंट्स जो हैं अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। इट्स मीन्स अपने ऑक्टेट में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, यही आपका एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। ठीक है, अब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखना क्या है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। तो दिस इज़ आल्सो द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बॉन्ड पैरामीटर। ओके, द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग 4 पैरामीटर्स। फर्स्ट पैरामीटर्स है आपका बॉन्ड लेंथ। It is defined as the average distance between the center of the nuclei of the two bonded atoms in a molecule. यानी कि दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के सेंटर से दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम और pm. 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर एंड 1 pm इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। बॉन्ड लेंथ डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो बॉन्ड लेंथ है वो फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर है आपका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। बॉन्ड लेंथ जो है आपकी इंक्रीज करती है अगर आपके एटम का साइज इंक्रीज करता है। ओके, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ इन H2 इज़ 174 pm, इन CH इज़ 109, इन CCl इज़ 177 pm. This is due to the fact that carbon and chlorine atoms are bigger in size in comparison to hydrogen. कार्बन और क्लोरीन का जो साइज़ है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए क्लोरीन और कार्बन के कंपाउंड की जो बॉन्ड लेंथ है वो H2 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट फैक्टर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ आपकी डिक्रीज कर जाएगी जैसे जैसे बॉन्ड में मल्टीप्लिसिटी आती जाएगी। ओके, लाइक दैट C ट्रिपल बॉन्ड C स्मॉलर देन C डबल बॉन्ड C स्मॉलर देन C सिंगल बॉन्ड C। यानी कि अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, दो एटम्स के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो उनकी बॉन्ड लेंथ आपकी सबसे कम होगी। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है और सिंगल बॉन्ड वालों की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ओके, हियर आर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ओके, नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ इफेक्टेड बाय द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। बॉन्ड लेंथ जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप पर भी डिपेंड करती है। स्टूडेंट, अगर दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है।
डबल बॉन्ड के लिए sp2 होता है और सिंगल बॉन्ड के लिए sp3 होता है। sp में आपका 50% s करैक्टर है और 50% आपका p करैक्टर है। डबल बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 33.3% आपका s करैक्टर होता है एंड रेस्ट ऑफ p करैक्टर होता है। सी सिंगल बॉन्ड सी में आपका 25% s करैक्टर होता है एंड 75% आपका p करैक्टर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी में s करैक्टर सबसे ज़्यादा है और s करैक्टर मीन्स जो s हमारी शेल होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है और छोटी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी हो गई, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका s करैक्टर बढ़ता जाएगा, ओके, तो बॉन्ड लेंथ आपकी छोटी होती जाएगी। नेक्स्ट है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं इसको। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इन ए मोलिक्यूल, यानी कि किसी भी मोलिक्यूल्स में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर होती है वो आपकी बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ये फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है आपका शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ ग्रेटर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी, यानी कि आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो जितनी छोटी होगी आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। अब सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा होता है, अगर हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो सबसे छोटा बॉन्ड यानी कि बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी किस में होती है, ट्रिपल बॉन्ड वाले में। तो यानी कि अगर ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा है तो स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो H सिंगल बॉन्ड H के लिए जो है आपकी बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो 436 किलो जूल पर मोल है। डबल बॉन्ड के लिए आपकी 497 किलो जूल पर मोल है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपकी 945 किलो जूल पर मोल है। तो हेयर आर ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और अगर हम इसके रिवर्स में जाएंगे तो वो बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ लोन पेयर। जैसे जैसे एटम पर नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज करते जाते हैं आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करती जाती है, क्योंकि स्टूडेंट जो आपके लोन पेयर होते हैं वो आपस में रिपल्शन करते हैं। जब वे रिपल्शन करते हैं तो उससे बॉन्ड क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है। तो उसको उस वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो आपको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो इसलिए उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, हेयर आर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस पर आपका कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज़्यादा होगी। और ये जो N है नाइट्रोजन पर आपका 1 लोन पेयर है तो इसकी स्ट्रेंथ उससे कम होगी। और जो आपका ये ऑक्सीजन है इस पर आपका 2 लोन पेयर है तो इसकी स्ट्रेंथ आपकी सबसे कम होगी। ओके, नेक्स्ट है आपका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बॉन्ड और नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, यानी कि 2 एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होती है या 2 एटम जितने नंबर ऑफ आपके बॉन्ड बनाते हैं वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। H सिंगल बॉन्ड H यानी कि H2 में आपका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। दोनों एटम क्या करते हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन के शेयर से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो देयर बॉन्ड ऑर्डर इज 1। ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन में 2 ईच ऑक्सीजन एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2। नाइट्रोजन की बात करें तो एक नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और कैसा बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 होगा। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मोलिक्यूल्स और आयंस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मोलिक्यूल्स और जो आयंस होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल F2 और O2 निगेटिव 2, F2 और O2 निगेटिव 2 में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और सिंगल बॉन्ड बनता है और इनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है। इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, जैसे जैसे आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आपकी इंक्रीज करेगी और बॉन्ड लेंथ आपकी डिक्रीज करेगी। ओके, नेक्स्ट है आपका बॉन्ड एंगल।
एंगल बिटवीन टू एडजस्टमेंट या टू एडजेसेंट बॉन्ड एट एन एटम इन ए मोलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 और मोर एटम्स इज नोन एज ए बॉन्ड एंगल। यानी कि किसी भी जो मोलिक्यूल्स आपका 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बना है, तो उन एटम्स के यानी कि उस सेंट्रल एटम्स के एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका बॉन्ड एंगल होता है। इट इज़ डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। ये फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है आपका हाइब्रिडाइजेशन। ऑन इंक्रीजिंग एस करेक्टर इन द हाइब्रिड बॉन्ड द बॉन्ड एंगल इंक्रीज। जैसे जैसे आपका एस करेक्टर इंक्रीज करेगा बॉन्ड एंगल आपका इंक्रीज करेगा। देखो sp3, sp2 और sp, इसमें sp में सबसे ज़्यादा एस करेक्टर है, तो इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट है लोन पेयर रिपल्शन। बॉन्ड एंगल इज इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, बॉन्ड एंगल is affected by the presence of lone pair of electrons because lone pair repel the bond pair of electron. Due to this, the bonds are displaced slightly inside, resulting in a decreased bond angle. यानी कि जैसे जैसे आपके लोन पेयर बढ़ेंगे सेंट्रल एटम पर, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल जो है वो आपका कम होता जाएगा। ठीक। हेयर आर वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम सेंटर एटम है, इस पर आपके 2 लोन पेयर हैं, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 105 डिग्री है। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में आपका नाइट्रोजन सेंटर एटम है और इस पर आपके 1 लोन पेयर है, तो इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री है। तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज करेंगे बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज करता जाएगा। ओके। नेक्स्ट, इफ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम डिक्रीज बॉन्ड एंगल डिक्रीज। जैसे जैसे आपके सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगी बॉन्ड एंगल भी आपका डिक्रीज करेगा। ओके। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड्स की या आयंस की जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है वो उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है, तो उस कंपाउंड की सारी ही प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम उसकी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को रेफर्स करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, व्हेनेवर ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब ए मोलिक्यूल एक्यूरेटली, a number of structure with similar energy, position of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as canonical structures of the hybrid, which describe the molecule accurately. यानी कि हम एक कंपाउंड्स की या एक मोलिक्यूल की एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, उस मोलिक्यूल की एक्यूरेटली स्ट्रक्चर्स को डिफ़ाइन करती है या उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को भी डिफ़ाइन कर सकती है। अब ये जो आपके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं वो एक दूसरे की रेजोनेंस हाइब्रिड होती हैं। ओके। हेयर आर एग्जाम्पल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। O3 मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द 3 स्ट्रक्चर्स। ओजोन में क्या है कि एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जिसे हम सिंगल बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन के बीच में आपका डबल बॉन्ड बनता है, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो आपका रोटेट होता रहता है, यानी कि कभी तो आप ये इसके राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन एटम के पास चला जाता है और कहीं ये लेफ्ट हैंड साइड वाले के पास चला जाता है। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं फर्स्ट और सेकंड, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स का जो एक लास्ट में हम बनाते हैं कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर जो बनती है वही लास्ट वाली है, इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या है कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो किस ऑक्सीजन एटम्स की तरफ होनी चाहिए ये पर्टिकुलरली फिक्स नहीं होती है, और ये जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस करता रहता है इधर उधर, यानी कि कभी इस वाले ऑक्सीजन पर चला जाता है और कभी इस वाले पर चला जाता है। इसीलिए थर्ड स्ट्रक्चर्स में दोनों ही ऑक्सीजन एटम्स की तरफ डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करी गई है। ओके। स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड रिप्रेजेंट द 2 कैनोनिकल forms while third structure is the resonance hybrid. Okay. next यहाँ पर आपके कार्बोनेट आयंस की रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो की गई है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोलर एंड
नॉन पोलर एंड पोलर मोड। फर्स्ट है आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू सिमिलर एटम like that H2O2 Cl2 N2, the shared pair of electron is equally attracted by the two atoms. As a result, the shared pair is situated exactly between two bonded atoms. The bond so formed is called non-polar covalent bond. स्टूडेंट देखिए, अगर आपके दो सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो दो सिमिलर एटम्स के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यानी कि उन दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो भी सेम होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो क्या है कि वो जो आपका बॉन्ड पेयर है वो किसी भी एटम्स की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि जितनी पावर से एक एटम उसको अट्रैक्ट करेगा उतनी ही पावर से दूसरा एटम भी उसको अट्रैक्ट करेगा। तो वो जो आपका शेयर पेयर है या बॉन्ड पेयर है वो दोनों एटम्स के बीच में यानी कि सेंटर में रहता है। इस वजह से किसी भी एटम्स पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता। जब कोई चार्ज डेवलप नहीं होता, कोई पोलरिटी डेवलप नहीं होती है, तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड सेम एटम्स के बीच में बनता है, लाइक दैट H2O2 Cl2 और N2, बिकॉज यहाँ पर जो दोनों एटम्स हैं प्रेजेंट मोलिक्यूल्स हैं वो सेम हैं। नेक्स्ट है आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू dissimilar atoms like HCl, HBr, HI, etc. The bond pair between the two atoms gets displaced more towards more electronegative atoms, and the resultant covalent is polar covalent bond. ठीक है, यानी कि जब दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो जो बॉन्डेड पेयर या शेयर पेयर होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो जिस एलिमेंट की तरफ शिफ्ट होता है यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आपका नेगेटिव चार्ज और दूसरे वाले पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से क्या है, चार्ज डेवलप हो गए दोनों एटम्स पर। चार्ज का मतलब पोलरिटी डेवलप हो गई, तो हम इस कोवलेंट बॉन्ड को बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ही मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। अब डाइपोल मोमेंट को हम डिस्कस करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, यानी कि दो चार्ज यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, और उसके मैग्नीट्यूड यानी कि चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होता है वही डाइपोल मोमेंट होता है। ओके, यानी कि दो चार्ज है हमारे पास, लाइक दैट HCl एक मॉलिक्यूल है तो H पर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है और उन दोनों के बीच का की जो डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ओके, इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस, यानी कि म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। डाइपोल मोमेंट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डिवाई, इसे हम डिवाइस की एक यूनिट होती है जिससे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। 1 डिवाई यानी कि 1 डी इज इक्वल टू होता है 3.33564 इंटू 10⁻³ कुलाम मीटर। ये cm सेंटीमीटर नहीं है, ये कुलाम मीटर है। ओके, c इज इक्वल टू कुलाम और m इज इक्वल टू मीटर। अगर इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी का आपका ये जो है डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करके आया और उसको किसी ने पूछा डिवाई में पूछा है, तो आपको इससे उसको मल्टीप्लाई करना है। वो डिवाई में आया है और उसको कुलाम में हमें कन्वर्ट करना है, तो आप इस यूनिट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, डाइपोल मोमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसे इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके, इसमें देखिए यानी कि हम इसको बेस्पर थ्योरी बोलते हैं। सिडविक एंड पोवेल इन 1940 proposed a simple theory based on the repulsive interactions of the electron pair in the valence shell of the atom. It was further developed by Nihlom and Gillespie. ओके, ये सिडविक और पोवेल ने 1940 में दी थी
और ये किस लिए दी थी? ये सिंपली थ्योरी बेस्ड थी कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर में जो आपके लोन पेयर होते हैं और बॉन्ड पेयर होते हैं उनमें रिपल्शन होता है, इस पर ये बेस्ड थी। इसको फर्दर किसने डेवलप किया था? नाए, होलम और गिलेस्पी ने। ओके, द मेन पोस्टुलेट और वेस्पर थ्योरी आर एज फॉलो। इसकी फॉलोइंग पोस्टुलेट इस तरह से हैं। फर्स्ट, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली 2 एटम्स इज ऑलवेज लीनियर, यानी कि जिस मॉलिक्यूल में केवल 2 एटम्स होते हैं उनकी शेप लीनियर होती है। ओके, नेक्स्ट, फॉर मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 और मोर एटम्स 1 एटम्स इज कॉल्ड सेंट्रल एटम्स टू विच अदर एटम्स आर लिंक्ड, यानी कि अगर आपके किसी मॉलिक्यूल्स में 3 या उससे ज़्यादा एटम्स हैं तो उसमें आपका एक एटम सेंटर होता है और वो एटम्स अदर एटम से लिंक होता है या अदर एटम उससे लिंक होते हैं। ओके, नेक्स्ट, इफ़ द सेंट्रल एटम लिंक टू द सिमिलर एंड इज सराउंडेड बाय द बॉन्ड पेयर ओनली, यानी कि अगर सेंट्रल एटम से सिमिलर टाइप्स के एटम्स लिंक है और वो बॉन्ड पेयर यानी कि उसके सराउंडेड में सारे के सारे क्या हैं? बॉन्ड पेयर हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ओनली द रिपल्शन बिटवीन देम आर सिमिलरली, तो उनके बीच में रिपल्शन कैसा होगा? सेम होगा, क्योंकि सेम टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट है और सेम टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स है। सेम टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं आपके, तो उसमें उनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो भी सेम होगा। Then the shape of molecule is symmetrical and the molecule is said to have irregular geometry। तब वो molecules जो है वो सिमेट्रिकल कहा जाता है और उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो रेगुलर ज्योमेट्री होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ द सेंट्रल एटम लिंक टू द डिफरेंट एटम्स और सराउंडेड बाय द बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर बिटवीन दैम are different as a result the molecules has irregular or distorted geometry, यानी कि अगर सेंट्रल एटम से डिफरेंट टाइप्स के एटम लिंक्स हैं और उनके चारों तरफ बॉन्ड पेयर के अलावा आपके लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होती है वो इरेगुलर और डिस्टॉर्टेड होती है। ओके, नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर एज फॉलो। ये रिपल्शंस का ऑर्डर कैसे है कि अगर लोन पेयर है तो उनमें रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है तो रिपल्शन थोड़ा सा कम होता है, और सारे के सारे अगर बॉन्ड पेयर हैं तो रिपल्शन सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जितने आपके नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम के चारों तरफ होंगे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री उतनी ही डिस्टॉर्टेड होगी। ठीक है, और अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे तो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री आपकी रेगुलर होगी। द एग्जैक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, यानी कि मॉलिक्यूल्स की जो एग्जैक्ट शेप है वो सेंट्रल एटम के चारों तरफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पेयर पर डिपेंड करती है, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं वो आपके लोन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर हैं या लोन पेयर बॉन्ड पेयर हैं। ओके, नेक्स्ट में आपका यहाँ पर दिया हुआ है शेप ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्ड पेयर ओनली और बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, यानी कि यहाँ पर आपके कुछ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री दी गई है, उसमें प्रेजेंट लोन पेयर दिए गए हैं, बॉन्ड पेयर दिए गए हैं और उनकी किस टाइप्स की ज्योमेट्री होगी ये शो किया गया है। ठीक है, फर्स्ट में देखिए जैसे फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर टोटल कितने हैं? फर्स्ट वाले में 2 हैं। अब 2 में होने पर ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पेयर, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं और 2 बॉन्डेड एटम है तो ज्योमेट्री लीनियर होती है। अगर उसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? AB2 टाइप। AB2 का मतलब है कि A तो आपका सेंट्रल एटम है और जो B2 हैं वो आपके बॉन्डेड एटम्स है, और बॉन्ड पेयर कितने हैं उसमें? B2 का मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो ज्योमेट्री आपकी लीनियर होगी। इसके एग्जाम्पल है BeF2, BeCl2, HgCl2। नेक्स्ट है आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर आपके 3 होते हैं तो जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइएंगुलर प्लानर होती है। ओके, ट्राइएंगुलर प्लानर। इसमें आपकी 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि सारे के सारे आपके बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर ए भी नहीं है, तो मॉलिक्यूल का टाइप होता है आपका AB3। ए का मतलब सेंट्रल एटम और बी का मतलब जो है वो आपका बॉन्डेड,
कितने हैं, या बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 हैं, तो ये आपका AB3 है। ये इसकी शेप दी गई है और इसके एग्जाम्पल है AlCl3SO3। नेक्स्ट केस इसका ये हो सकता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर में से आपके 2 तो हो बॉन्ड पेयर और एक हो आपका लोन पेयर। तब आपका जो मॉलिक्यूल्स का टाइप है वो AB2L हो जाएगा। A का मतलब सेंट्रल एटम, B2 का मतलब 2 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, और L का मतलब है एक लोन पेयर है। ओके, तो इसकी आपकी ज्योमेट्री ये होगी बेंट वी शेप, यानी कि अगर आपके तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये होगी आपकी ट्राइंगुलर प्लेनर। लेकिन अगर इसमें से 3 में से एक आपका हो जाए लोन पेयर और 2 हो जाए बॉन्ड पेयर, तो वो ट्राइंगुलर प्लेनर की जगह जो ज्योमेट्री है वो बेंट वी शेप बन जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर। इसके एग्जाम्पल हैं आपके O3 है, SnCl2 है और SO2 है, सॉरी SO3 है। ओके, नेक्स्ट में है इलेक्ट्रॉन्स पेयर की नंबर कितनी हो, 4 हो, तो उसमें आपकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट, ये चारों के चारों क्या हैं, आपके बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है, लोन पेयर 0 है, तब आपका टाइप होगा AB4 और इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल NH4 पॉजिटिव है, SiF4 है और CH4 हो जाएगी। ओके, सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन ये है आपकी कि आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर में से 3 तो हैं आपके बॉन्ड पेयर और एक है आपका लोन पेयर, तो आपका मॉलिक्यूल्स का टाइप बन जाता है AB3L, यानी कि 4 में से 3 आपके बॉन्ड पेयर हो गए और एक हो गया लोन पेयर। तब आपकी जो ज्योमेट्री थी वो टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल पिरामिडल बन गई। ये इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, एंड थर्ड हो सकती है आपकी कि 4 में से 2 तो आपके बॉन्ड पेयर हो और 2 आपके लोन पेयर हो, तो टाइप बन जाएगा AB2L2। तो AB2L2 बनने पर अगर 2 लोन पेयर आपके आ जाते हैं तो वो बन जाती है बेंट शेप। एग्जाम्पल H2O, H2S एक्सेट्रा। नेक्स्ट है 5, अगर आपके 5 क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो। 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर में से अगर 5 के 5 आपके बॉन्ड पेयर हैं, एक भी आपका लोन पेयर नहीं है, लेकिन लोन पेयर आपका 0 है, तो मॉलिक्यूल्स का टाइप होता है AB5 और इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, एग्जाम्पल PCl5, PF5 एक्सेट्रा। अब इसमें कंडीशन क्या हो सकती है कि इन 5 में से आपके 4 तो हो बॉन्ड पेयर और एक हो आपका लोन पेयर, तो टाइप बन जाएगा AB4L और इसकी जो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री थी उससे ये सीसा बन जाएगी शेप, यानी कि 5 में से अगर आपका एक लोन पेयर आ जाता है तो ज्योमेट्री आपकी सीसा हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, और बस यहीं तक है आपका। ओके, आप इसको देखिए और जो प्रॉब्लम हो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।